वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट को शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड यूनिट का जो पहला सब टॉपिक है नेशनल इनकम, तो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी जो पहली यूनिट के अंदर मैंने वीडियोस में डिस्कस की थी बात कि ज़ाहिर है मेरे पास सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो मैंने पहले डाली हुई हैं, तो उन्हीं में से वीडियो से निकाल कर मैंने सेकंड यूनिट को तैयार किया है। उसमें पहले हम नेशनल इनकम को देखेंगे, क्या है, क्या कंसेप्ट है उसका, फिर क्या उसके मेज़रमेंट के तरीके हैं, किस किस तरीके से नेशनल इनकम को मेज़र किया जा सकता है, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ नेशनल इनकम को मेज़र करने में आती हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियोस। आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के जो कंसेप्ट्स हैं उन सब का आइडिया लेंगे। हम देखेंगे कि जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेशनल इनकम है, पीआई पर्सनल इनकम है, या डीआई डिस्पोजेबल इनकम है। ये सब क्या है और इन सब में आपस में क्या डिफरेंस है, तो इन सारी चीजों का आज हम इस वीडियो में आइडिया लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करें जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एडवाइस करूंगा कि इससे पहले एक वीडियो डाली है कंसेप्ट ऑफ जीडीपी की, उसको अगर आप देखेंगे तो जीडीपी को हमने काफी डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, यहां मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। देखिए, जीडीपी बेसिकली हमारी जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स जो होती है हमारी फिनिश गुड की जो मार्केट वैल्यू होती है या मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको जब एक साल के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, करते सिंपली हम इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने उसमें एग्जांपल दिया पहले वाली उसमें कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये हमने 3 यूनिट उसकी खरीदी है हमने। ठीक है, 2 उसका प्राइस है, तो कितना हो गया, ये 6 जीडीपी में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट्स को हम निकालते हैं, निकाल के सबको हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं और उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब क्या इंक्लूड किया जाता है वो यहां देखने की चीज है। देखिए, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि इनकम विच इज जनरेटेड इनसाइड द कंट्रीज प्रीमिसेस, या आप उसको कह लिए डोमेस्टिक बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे यहां का कोई आदमी किसी दूसरी कंट्री जाकर वो कुछ इनकम कमा रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर किसी दूसरी कंट्री का आदमी हमारे यहां आकर काम कर रहा है तो वो हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी कंट्री में काम कर रहा है, यही इनकम जनरेट कर रहा है, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है कि ये कैलकुलेट किस किस तरीके से की जाती है। जनरली इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 तरीकों का यूज करते हैं। जैसे कि एक तो है इसका एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, एक है हमारा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, और एक है हमारा प्रोडक्शन। जीडीपी निकालने के लिए हम ये देख लें कि हमारी पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्ट बना है और उसके ऊपर कितना स्पेंड किया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे, जीडीपी निकल आएगा। इसी तरह हम लोगों की इनकम देखें, एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर भी तो वही जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उनकी इनकम है। तो जाहिर अगर हम इनकम को, सारी इनकम को जोड़ लें तो अभी हमें जीडीपी मिल जाएगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ है उसी पर तो एक्सपेंडिचर है और उसी इनकम से प्रोडक्शन खरीदा जा रहा है। तो अगर हम सारा का सारा प्रोडक्शन को निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, और इसके जीडीपी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्राइवेट हमारा कंजम्पशन है, गवर्नमेंट आउटलेज है, इन्वेस्टमेंट है, एडिशन टू द प्राइवेट इन्वेंट्रीज है, पेड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हमारी, या आप कह लीजिए हमारा जो फॉरेन बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जो हमारा जीडीपी निकल कर आता है, मैंने पहले भी इसको फार्मूला आपको बताया है, जीडीपी जो निकलता है उसको हम इनकम कह देते हैं। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है, सॉरी इसको एक्स से करते हैं,
नेट एक्सपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी का फॉर्मूला है, किस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जीडीपी बहुत तरह की होती है, मैंने कहा ना, आप पहले वाली अगर वीडियो देखेंगे तो आइडिया अच्छा होगा। जैसे नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी जो हमारे करंट प्राइसेस होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वांटिटी को, जो हमें जीडीपी मिलती है वो नॉमिनल कहलाती है। लेकिन पिछले साल से अब के साल में फर्क होता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन होता है, हर साल थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है, तो प्राइस चेंज हो जाते हैं। जब प्राइस चेंज होंगे तो नॉमिनल वैल्यू तो प्रोडक्ट की चेंज नहीं हो रही, लेकिन रियल वैल्यू तो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम एक और तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि हम जिसमें हम एक बेस ईयर मान लेते हैं, किसी भी एक बेस ईयर के प्राइस ले लेते हैं और बाकी सारे ईयर्स के उसी साल से हम प्राइसेस से बाकी हर साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, इसी तरीका से जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? बेसिकली हम जीडीपी ग्रोथ रेट से जानते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है या पीछे जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से जीडीपी पर कैपिटा होता है। जीडीपी पर कैपिटा होता है, हमारी जितनी पॉपुलेशन है, हर पॉपुलेशन पर ऑन एन एवरेज कितनी इनकम आ रही है, इसको हम जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए नेशनल इनकम हमारी 100 है, जीडीपी 100 है और 10 हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन 10 है, तो पर कैपिटा कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, एनडीपी। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, हमने इस तरीके से नेशनल इनकम निकाली अभी कि हमने जो प्राइसेस चल रहे हैं उन प्राइसेस पर जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसको हमने उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया और जो इनकम निकल के आई हमने कह दिया ये हमारी जीडीपी है। लेकिन हमने कुछ कॉस्ट इसमें से डिडक्ट नहीं की। जैसे कि मान लीजिए इस साल के अंदर 2 मशीनें खराब हो गई, वो मशीनें फेंक दी गई और दूसरी मशीन आ गई। हमारी कुछ मशीनों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हमने उसमें रिपेयरिंग कराई। कुछ वियर एंड टियर आते हैं, टाइम के साथ मशीनें खराब होती हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये हमने इसके अंदर से नहीं निकाले हैं, ये सब अभी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर इनकम अभी नहीं है हमारी। इसके अंदर जो हमने खर्चे किए हैं, इसके अंदर जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो अभी मौजूद हैं। तो ये जो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये होता है कि जब हम टोटल इनकम में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देते हैं। यानी हमारी जीडीपी क्या था? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल दो, तो एनडीपी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है? ये जीडीपी है। तो इसका मतलब एनडीपी इज इक्वल टू हो गया जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्लियर है? सिंपल है। जीडीपी को एनएनपी में चेंज करने के लिए या जीडीपी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ उसके अंदर से हमें इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो होती है साल की, वो हमें उसमें से निकालनी होती है।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ये दरअसल बाकी सारी जो हमारे इनकम्स हैं उनसे मिलकर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को बताती है। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल इनकम है, इन सब के साथ मिलकर ये बताती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का गेज क्या है, कितनी उठ रही है या कितनी बैठ रही है। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये हमारी नेट इनकम होती है, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी निकाली होती है, तो अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, और अगर ये घट रही है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी घट रही है या डेवलप नहीं कर रही, स्टेगनेंसी है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP, gross national product. Like GDP, it is also a market value of all final goods and services produced within the country in a specified period of time, say for example 1 year, plus net factor income from abroad. GDP की तरह ये भी एक हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है जो हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और इसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि जो बाहर से हमारे यहां इनकम आ रही है माइनस जो बाहर वाले हमसे इनकम ले रहे हैं। हमारे यहां भी तो बाहर के कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनको इनकम जा रही है, और हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम आ रही है। हमारे फैक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर हो, उसकी इनकम हमारे पास आ रही है, और किसी और के फैक्टर्स हमारे यहां काम कर रहे हैं, उसकी इनकम उनको जा रही है, तो उनका डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये फिर से हम जीएनपी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। यानी अब दो चीजें यहां पर देखने की हो गई मेन। देखिए, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि ये नेशनल प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली हमारे नेशनल से है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के नेशनल ने प्रोड्यूस किया है, आइदर इनसाइड द डोमेस्टिक कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। बाहर हमारे फैक्टर काम कर रहे हैं, वो भी इनकम हमारी है जो जनरेट हो रही है, हमारे फैक्टर हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जीडीपी के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला दें तो जीएनपी मिल जाएगा। यानी जीएनपी इज इक्वल टू अब क्या हो गया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो हमारी इनकम है इसके अंदर हमने अपनी जीडीपी को रखा और उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और ऐड कर लिया। हमारे फॉरेन रेजिडेंट कहीं भी काम कर रहे हो, जो वो कमा रहे हो हमारी नेशनल इनकम है। हमारे रेजिडेंट कहीं भी कमा रहे हो किसी भी कंट्री में, हमारे यहां दूसरी किसी भी कंट्री में, उन सब की इनकम को मिलाकर जो एक इनकम आती है उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर हम लोग जीएनपी के अंदर हम लोग इंटरमीडिएरी गुड्स को यूज नहीं करते। इंटरमीडिएरी कॉस्ट जो होती है, लाइक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ, मान लीजिए आप अगर कार बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इंजन लगा रहे हैं, तो इंजन की कॉस्ट अगर आप अलग से लगाएंगे कि साहब टायर वहां से खरीदे हैं, इंजन वहां से खरीदा है, कार में करने के लिए पेंट वहां से खरीदा है, तो फिर वो आपके पास ये समझ ली कि वो डबल काउंटिंग हो जाती है वहां पर, क्योंकि एक जगह इंजन की आप खाली उसमें इंजन खरीदा गया उसकी लगा लीजिए, फिर आप फाइनल प्रोडक्ट कार की वैल्यू लगा लीजिए। इसलिए इसके अंदर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इसके अंदर नहीं लेते हैं। अब दोनों में फर्क क्या हुआ जीडीपी और जीएनपी के अंदर? जीडीपी फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, जो कंट्री के अंदर कोई भी प्रोड्यूस कर रहा हो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, डोमेस्टिक इनकम हो गई। दूसरी तरफ नेशनल इनकम हो गई, ये नेशनल प्रोडक्ट हो गया जो हमारी कंट्री के
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी। ठीक है। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सिंपल है, जैसे हमने जीडीपी से एनडीपी निकाला था, इसी तरीके से यहां हम जीएनपी से एनएनपी निकाल सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन कॉस्ट। डेप्रीसिएशन कॉस्ट यानी अब हम अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीसिएशन कॉस्ट निकाल देंगे तो जो कुछ हमारे पास बचेगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जब हम डेप्रीसिएशन कॉस्ट निकाल देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। अच्छा, अब बात करें हम नेशनल इनकम की। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, नेशनल इनकम क्या है? एनआई, नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वही जीडीपी का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। नेशनल इनकम में और जीडीपी में फर्क ये है कि जीडीपी के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, यानी बाहर वाले जो हमारे यहां कमा रहे हैं, बाहर के फैक्टर हमारे यहां कमा रहे हैं, हमारे फैक्टर बाहर कमा रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसको ऐड नहीं किया जाता जीडीपी में, और नेशनल इनकम में हम उसको ऐड कर लेते हैं। यानी इसको हम कहेंगे नेशनल इनकम जो हमारी होती है वो बेसिकली जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर का मतलब ये फैक्टर इनकम होती है। नेट इसलिए कहा गया है कि जो हमारे यहां जो लोग कमा रहे हैं उनको निकाल दीजिए, जो बाहर वाले कमा रहे हैं उसमें से हमारे यहाँ जो इनकम आई उसमें जो हमारे यहां से गई उसको निकाल दीजिए, जो बचेगी उसको हम जीडीपी में लगा देंगे और जो हमें मिलेगा वो नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन एक चीज यहां समझने की है, इसमें जो हम जीडीपी यूज कर रहे हैं, जीडीपी वो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट पर है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यह है कि इसमें से जो जीडीपी, उसमें से जीडीपी जो हमारी है उसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए और सब्सिडीज को प्लस कर दिया। समझ रहे बात को? इसमें नेशनल इनकम के अंदर जो हम जीडीपी यूज करते हैं उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को यूज करते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं करते हैं। जब हम नेशनल इनकम बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो अर्निंग है हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम गवर्नमेंट हमको टैक्स लगा रही है वो हम निकाल देंगे इसमें, और अगर उसने किसी चीज पर सब्सिडीज दी है तो उसको हम उसमें प्लस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों माइनस की हैं, सब्सिडीज क्यों प्लस की, इसको अगर आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल इसकी दी हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पर्सनल इनकम की। PI, personal income. Personal income is basically the total income received by the household or individuals in a domestic country, in a country under the domestic boundary in a specified period of time before the payment of indirect taxes. एक कंट्री के अंदर जो सारे लोग मिलकर जो एक इनकम को जनरेट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड, ठीक है, उनकी टोटल इनकम जिसमें से अभी टैक्स नहीं निकाले गए हैं। जाहिर है कंट्रीज में लोग टैक्स भी देते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत टैक्सेस हैं, तो टैक्स देने से पहले यानी आप एक तरीके से कह लिए एक्चुअल इनकम जो हमें मिली है, जो इनकम हमें मिली, सैलरीज जो हमें मिली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो टोटल इनकम मिली उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। इसके अंदर
बहुत सारी चीजें इंक्लूड, जो भी आप तरीकों से, जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं इनकम की सारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कंपनसेशन फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसे सैलरीज है, वेजेस है, बोनसेस रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, या आप कह लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम खुद कोई काम कर रहे हैं उसमें हम कमा रहे हैं, वो भी इसके अंदर है। या आप कह लीजिए डिविडेंड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, रेंटल रिसीट होती है, आपने कोई घर किराए पर दे दिया तो कोई रियल एस्टेट की जितनी रेंटल रिसीट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग होती है बिजनेसेस की। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर ली जाती हैं। अब सोचने वाली बात एक ये है कि देखिए, हमने कहा कि सारे लोगों की इनकम को कलेक्ट कर लेते हैं तो पर्सनल इनकम, यानी रियल इनकम को हम जब कलेक्ट कर लेते हैं तो वो इनकम बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है, पर्सनल इनकम बन जाती है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इनकम आप रिसीव करते हैं वो आपकी अर्न इनकम से कम होता है। रिसीव इनकम इज स्मॉलर देन दी अर्न इनकम। आपने जितना काम किया है कंपनी में, वो काम की इनकम, सैलरी, और जो आप रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव करने वाली थोड़ी सी कम होती है। आपको सैलरी जो मिलती है वो कैसे मिलती है? जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के पोर्शन को वो एज ए सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जाहिर कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट पर तो आपको सैलरी नहीं देगी, तो यानी जो प्रॉफिट उन्हें होता है, जो आप काम करते हैं उन्हें टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है, उसमें से वो कुछ कॉस्ट निकालते हैं। जैसे वो कौन कौन सी है? पहले आप सोचिए कि जो कंपनी में इनकम आई उसमें से कंपनी को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना होता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जो कंपनी काम करती है कोई भी, उसको जब प्रॉफिट हो रहा है उसमें से एक पोर्शन वो इंटरनल एक्सपेंशन के लिए रखती है, एक पोर्शन इंटरनल एक्सपेंशन के लिए रखती है, जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, या हम उसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग सुना होगा आपने, कंपनीज रखती हैं। तो एक क्या चीज आ गई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ठीक है, तीसरी चीज। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, कंपनीज को इंश्योरेंस करवाती है और सोशल सिक्योरिटीज के बहुत सारे काम होते हैं, तो एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी कंपनी को देना होता है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ये भी वो उसी इनकम में से पे करते हैं। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को हम लोग TS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो हो गई जो कि उस इनकम में से निकाल ली, जो आपकी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में से ये निकाल ली जाती हैं। लेकिन एक चीज है जो कंपनीज को या गवर्नमेंट को पे करनी होती है विदाउट एनी प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, यानी विदाउट एनी प्रोडक्शन। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, ओल्ड एज पेंशन है। अब ओल्ड एज पेंशन एक रिटायर आदमी को दी जा रही है, लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, वो तो ट्रांसफर पेमेंट्स है। तो ट्रांसफर पेमेंट को हमें ऐड करना होता है। एक चीज आ जाती है ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसको हम लोग, ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग किससे करते हैं? TR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या कि हम देखें कि अब निकलेगी कैसे। अब जो हमें पर्सनल इनकम मिलती है उसके लिए हम करते क्या है? सबट्रैक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्सेस, सॉरी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी टैक्स हम उसमें से निकाल देते हैं और ऐड कर देते हैं हम इनकम रिसीव बट नॉट अर्न फ्रॉम नेशनल इनकम, यानी आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब पर्सनल इनकम आपकी क्या हो गई कि पहले तो हमने अभी जो पढ़ी नेशनल इनकम, उस नेशनल इनकम को हम ले लेंगे पहले, ठीक है, और उस नेशनल इनकम के अंदर से हम टीसी प्लस पीसी प्लस टीएस निकाल देंगे माइनस, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स तो हमें करने पड़ रहे हैं और उससे हमें कोई अर्निंग तो हो नहीं रही, तो ये तो एक तरीके का बर्डन है, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, समझ रहे? तो अब सिंपल है कि पर्सनल इनकम को निकालने के लिए हमें सिर्फ नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या सोशल सिक्योरिटी टैक्स को निकालना होता है और ट्रांसफर पेमेंट को उसके अंदर ऐड कर देना होता है, ठीक है। अब आखिरी बचती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? डिस्पोजेबल इनकम हम लोग कहते हैं टोटल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज आफ्टर ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो भी सारी कंट्री के लोगों की इनकम होती है, जिसको हम लोग पर्सनल इनकम भी अभी पढ़ चुके हैं, उसमें से जब हम डायरेक्ट टैक्सेस को निकालते हैं तो हमें डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। डिस्पोजेबल इनकम का सिंपल मतलब है कि इनकम जो अब हमें मिली है हम खर्च कर सकते हैं, वो चाहे हम खाने पीने में खर्च करें, कंज्यूम करें, हम उसको इन्वेस्ट करें, सेव करें, क्या करें। जो इनकम अब हमें मिली, यानी हमें इनकम पहले क्या कहते हैं पर्सनल इनकम थी, पर्सनल इनकम में से सारे कॉर्पोरेट ने अपने सब कुछ टैक्सेस वगैरह निकाल लिए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो या सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो, ये सब निकाल लिए उन्होंने। अब एक पेमेंट हमें मिल गई, सैलरी मिल गई। इस सैलरी में से अभी हमें डायरेक्ट टैक्सेस देने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो होता क्या है, डिस्पोजेबल इनकम को निकालने के लिए हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे। अब डायरेक्ट टैक्सेस निकालने के बाद जो हमारे पास पेमेंट बची वो अब हमें 100 रुपए सैलरी मिली, 10 रुपीज हमने टैक्स दे दिया, अब वो 90 रुपीज हमारे हैं, हम उसको कैसे भी खर्च करें तो ये 90 रुपीज कहलाएंगे डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। या 2-3 चीजें हैं, बस उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आसान हो जाएगी। पहले तो कहा नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, ठीक है। यानी नेट वैल्यू का मतलब है कि इसमें जो हमने अपने पास से लगाया है उसको हटा देना है, जो इस साल की इनकम है सिर्फ उसकी बात हम करेंगे। नेट वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पूरी कंट्री में जितनी सर्विसेज और गुड्स बनी है, बिकी हैं, उनकी इन ए कंट्री। जाहिर है नेशनल इनकम अगर आप बता रहे हैं किसी की तो कंट्री होना जरूरी है, हम हवा में तो नहीं बता सकते, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं पिछले 5 साल में इतनी है, नहीं, एक टाइम होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। इसी तरीके से सब जगह अपने अपने फाइनेंशियल ईयर है, उसी टाइम में होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेट वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, होती है किसी कंट्री की लेते हैं हम, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हम इसको काउंट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्योंकि मैंने बताया नेट वैल्यू है, तो नेट वैल्यू हम किस चीज में काउंट करेंगे? हम उसमें क्या क्या देखते हैं? वेजेस देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रेंट्स है, इंटरेस्ट है, पेंशन वगैरह पेमेंट्स होती है। ये सारी चीजें हम किसी भी कंट्री के रेजिडेंट की जमा कर लेते हैं, वही हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। अब हम मेजरमेंट की तरफ चलते हैं।
देखिए, इसको नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग आप कीजिए तो तीन तरीके होते हैं। देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, मैं ऐसी बता रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई फर्म है, हम एक फर्म का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कोई एक फर्म है, यहां लोगों ने काम करके कुछ प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया बिकने के लिए, ठीक है। यहां लोगों ने जितना काम किया है उतना ही तो प्रोडक्ट आएगा, जितना काम करेंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। अब हुआ ये कि यहां जितने लोग काम कर रहे थे, इस प्रोडक्ट को बनाने पे उनको यहां पेमेंट मिली, ये तो आउटपुट हुआ। यहां उनको पेमेंट मिली, ठीक है। अब इस कंफर्म में जो सामान बना था वो यहां आया और इन आदमियों ने इस पेमेंट से इस सामान को खरीद लिया, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया इनका, ठीक है। तीन चीज हो गई। फर्म ने आउटपुट दिया, वो आउटपुट के लिए सारी लेबर को पेमेंट मिली और फिर उस पैसे से जो पेमेंट उनको मिली उससे उन्होंने ये सामान जो बना है वो खरीद लिया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम अपनी नेशनल इनकम को तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड, जो ये वाला है, ठीक है। दूसरा कहलाता है इनकम मेथड। ये जगह नहीं थी, मैंने मेथड नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा उसको। ये कौन सा है? जो हमें यहां इनकम मिली थी, अगर हम उसको एक जगह काउंट कर लें तो ये वाला तरीका हमारा हो जाएगा। और तीसरा कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो हमने सामान खरीदा चाहे स्पेंड किया वो आ जाएगा। देखिए, बात एक है तीनों जगह पर। जितना प्रोडक्ट हमने बनाया बेसिकली उतना ही तो हमें पैसा मिला, पेमेंट उतनी की तो हुई, चाहे वो लेबर को हुई, स्टाफ को हुई, या जो फैक्टर्स ऑफ, जितने भी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन चारों को अपना अपना हिस्सा मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। तो बेसिकली वो सिर्फ उस साल का एडिशन ही तो मिला। तो चाहे हम आउटपुट से काउंट कर लें, चाहे हम उसका जो वो पेमेंट हुआ, जो रिटर्न मिला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसको हम एक जगह काउंट कर लें तो भी वही चीज है। या फिर इन लोगों ने जो पैसे खर्च किए, वो जो उन्होंने उसके एक्सपेंसेस किए, अगर किसी ने सेव भी किया तो बैंक में रखे, वो भी नॉलेज में है, तो वो सारे पैसे खर्च हो गए, तो यानी एक्सपेंसेस जितने टोटल हुए हैं वो एक्सपेंडिचर कर लिया। यानी वो मेरे पास पूरी सैलरी आई, मैंने उसमें से कुछ पैसे सामान खरीदा, कुछ सेव करके बैंक में रख लिए मैंने, तो मेरे पास पूरा एक्सपेंडिचर तो वो चला गया ना, या तो बैंक में है या उनके इन्वेस्टमेंट कर दिया है मैंने कहीं पे, या फिर मैंने उसको खर्च कर लिया, एक्सपेंसेस कर दिए खाने पीने की चीजों में, ये चीज किसी में भी। तो किसी भी चीज में आ जाइए, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए रिजल्ट। आप आउटपुट मेथड से करें या आप उसको क्या कहते हैं इनकम मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड से करें, ठीक है। अब हम पहले आउटपुट मेथड को लेकर चलते हैं। आउटपुट या इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, जैसे मैंने बताया भी, और इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्यों कहते हैं मैं आपको उसमें समझाऊं, क्योंकि मैं वैल्यू एडेड की तरफ से ही आपको ये तरीका समझाऊंगा कि किस तरीके से आप निकालेंगे। देखिए, वैल्यू एडेड का मतलब होता है किसी चीज में आपने एक वैल्यू को ऐड कर देना, बस वो वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल दूं, आपने एक लकड़ी का पीस खरीदा, आपने एक लकड़ी का वुड पीस आपने खरीदा, और खरीद के आपने कितने का खरीदा? वो 100 रुपए में। 100 रुपए में आपने एक लकड़ी का पीस खरीदा, उस लकड़ी के पीस से आपने उसको काट पीट के एक चेयर बना दिया आपने एक, ओके, एंड नाउ यू वांट टू सेल दिस चेयर। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है 100 का तो आपने खरीदा है, आपने फिर उसमें काम किया, मेहनत की है, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द चेयर मस्ट बी मोर देन
दिस पीस सपोज कर लीजिए इसको आपने 150 का बेच दिया, तो क्या ऐड हुआ? 150 का आपने बेचा है, 100 का तो हमने पहले ही लगाया था, इसका मतलब कितना बचा? ये 50 जो है ये वैल्यू एडेड है। आपने क्या किया? सेम पीस ऑफ वुड है, यू जस्ट एड द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज्ड। आपने उसके अंदर सिर्फ अपनी वैल्यू ऐड की, आपने उसको काटा पीटा, आरी से काटा, चौबे ठोके, ये सब किया, वो आपने वैल्यू ऐड की उसके अंदर। वो वैल्यू कितनी ऐड हुई है? 50। बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर हम इस वैल्यू को ही ऐड करते हैं, यही वैल्यू देखनी होती है। आपने जनरली देखा होगा हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट, टैक्स और क्या कहते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट सब निकाल देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस साल के अंदर वैल्यू एडिशन कितना हुआ है प्रोडक्ट में, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में हम पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं पहले। अब हमें हर प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड देखनी है ना, तो उसको करने के लिए हम पहले करेंगे ये कि हम पूरी इकोनॉमी को उसके सेक्टर्स में बांट देंगे, जिसमें एक सा काम होता हो, उसको अलग अलग फिर हम ऐड कर लेंगे और इनकम आ जाएगी। जैसे पहला जो हम एक सेक्टर बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या क्या ले लेते हैं? जैसे आपका एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्रीज है, ये सारी चीजें हम एक प्राइमरी सेक्टर में ले लेते हैं कि पहले हम इसकी इनकम इसी सेक्टर में काउंट करेंगे, फिर टोटल में मिला देंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर होता है एक। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ले लेते हैं, फर्म्स जो मैन्युफैक्चर करके बेच रही है, या रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर ले लेते हैं। इस सेक्टर की पहले हम यही काउंट करेंगे, ठीक है। और तीसरा लेते हैं हम टर्शरी सेंटर। इसके अंदर बेसिकली हम सर्विस सेक्टर को लेते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस, बहुत सारी जो हमारे यहाँ पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में सर्विसेज होती हैं, उसको हम इसमें ले लेते हैं। अब हमें करना यह होता है कि इन तीनों का हमने पहले अलग अलग इनकम निकाल ली, फिर तीनों को ऐड कर दिया और हमारा नेशनल इनकम निकल के आ गई। तो मान लीजिए कि हमने एक प्रोडक्ट को हम लेके चले, इसका एक प्रोडक्ट हम लेके चले, एग्जाम्पल ले लीजिए हमने, ठीक है। अब इसके एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, आउटपुट, इंटरमीडिएट गुड्स और उसमें जो सर्विस यूज हुई है वो, या डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या क्या चाहिए हमें? बल्कि ग्रॉस आउटपुट है ये। ग्रॉस प्रोडक्ट ही लिख लीजिए इसे, ग्रॉस प्रोडक्ट पहला चाहिए, दूसरा चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स प्लस सर्विसेज जो लगी हैं इसके अंदर, ठीक है। और तीसरी क्या चीज है, हमें इसका, हमारे डेप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो मशीनें हैं उसमें कितना वियर एंड टियर आया, कोई चीज बीच में टूट गया पार्ट तो हमने वो उसको पार्ट को रिप्लेस किया, तो मशीन की जो हम लोग मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है उस एक्सपेंसेस को डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 चीजें हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट है, ग्रॉस आउटपुट, इसको कंफ्यूजन होगा, सॉरी, इसको आप आउटपुट ही लिखिए ताकि वो आगे जब हम नेशनल प्रोडक्ट वगैरह आउटपुट लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ग्रॉस आउटपुट है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं और उसकी सर्विसेज हैं, और हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकम निकाल रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की, पहले उसके लिए हम ये ग्रॉस आउटपुट ले लेंगे। ग्रॉस आउटपुट हमने ले लिया और इस ग्रॉस आउटपुट में से हम वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स निकाल देंगे। निकालेंगे अब क्या, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने इसके अंदर से निकाल दिए। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास सिर्फ
वैल्यू एडेड बचेगा। देखिए जो हमने लगाया वो निकाल दिया, जो लकड़ी का पीस हमने खरीदा था उस लकड़ी के पीस की कीमत हमने निकाल दी, 50 बचा ना हमारे पास, तो वो 50 के अंदर अभी ये लगा। अब जो हमें यहां पर मिलेगा वो हमें मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हमें सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल गया, ठीक है, ये आप कह लिए वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट हमें मिल गई, वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड के इस ग्रॉस को नेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस ग्रॉस को नेट करने के लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देंगे। जब हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल दी तो हमारे पास क्या बचा? नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हमें क्या मिला? नेट वैल्यू एडेड। अब हमें एक प्रोडक्ट का नेट वैल्यू एडेड मिल गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? इस सेक्टर के एक प्रोडक्ट का हमें वैल्यू एडेड मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस सेक्टर के पूरे का वैल्यू एडेड यहां पर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी सेक्टर। हमें प्राइमरी सेक्टर का टोटल वैल्यू एडेड मिल गया, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड मिल गया हमें, नेट वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का, इसका मिल गया। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, और जब ये तीनों के निकल जाएंगे इसका निकाल लिया हमने, इसका निकाल लिया हमने, और इसका निकाल लिया, उसके बाद ये टोटल आ गया। ये क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया हमारा नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स, नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। अब ये क्या निकल गया? ये बेसिकली आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आ गया। ये क्या है? हमारी डोमेस्टिक के अंदर जो वैल्यू ऐड की गई इस साल के अंदर पूरी, वो निकल कर आया। तो ये क्या है आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से आपको कुछ और निकालना होगा। वो क्या होगा? टैक्सेस। अभी तो आप टैक्सेस दे रहे हैं ना, आपके पास इनकम तो आई, 50 रुपए तो आपके पास आए लकड़ी के पीस में से, लेकिन इसमें से अभी आपको टैक्स भी तो देना है ना। तो आप इसके अंदर से एनडीपी के अंदर से आप टैक्सेस निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ सब्सिडीज भी मिली होती है, गवर्नमेंट लोगों कंपनीज को, लोगों को सब्सिडीज भी देती है, तो वो फिर आपको प्लेस भी करनी होगी इसके अंदर। फिर आपको वो प्लेस करनी होगी, और जब सब्सिडीज भी इसके अंदर मिल गई तो आपकी एक नेट वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इनकम, ये काम लोग बाहर भी कर रहे हैं, वो भी वैल्यू ऐड करके भेज रहे हैं आपके पास। ये काम तो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, लोग वो पैसा अपने घर भेजते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको प्लस करनी होगी इसके अंदर, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है? आपने जो इनकम अपनी कंट्री में बाहर से लाए और यहां से जो इनकम बाहर गई, उनका डिफरेंस, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां नेट नेशनल प्रोडक्ट तो मिल गया, फैक्टर कॉस्ट कहने का क्या जरूरत थी? देखिए फैक्टर कॉस्ट वही तो है जो मैं कह रहा हूं कि शुरू से वो लकड़ी के पीस पे 50 रुपीस है, वही तो फैक्टर कॉस्ट है। वो तो बाकी रॉ मटेरियल था, आपने लगाया उसको, टूल्स उसके अंदर लगाए आपने, सब किया। आपको एंड में जो प्रॉफिट मिला है, जो आपने एडिशन वैल्यू ऐड की है, वो वैल्यू जो आपको मिली है, वो फैक्टर कॉस्ट है बेसिकली।
अब देखते हैं ना, नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होती है जिसमें टोटल होता है, टैक्स वैक्स सब कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ वो लगाया जाता है कि जो मैंने काम किया, वैल्यू ऐड की अपनी अपनी क्षमता से और अपनी ताकत से, उसकी क्या वैल्यू है। तो यहां जो अब हमें मिली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी पूरी कंट्री में फैक्टर की कॉस्ट पर जो इनकम निकली है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जितना कमाया है पूरे साल में, वो हमें एक जगह निकल के आ गया। और यही हमारी नेशनल इनकम है, यही हमारी नेशनल इनकम है। हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं अपनी, तो आउटपुट मेथड से निकालने का यही तरीका है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दोबारा देखिएगा एक बार अगर ना समझ में आया हो। अच्छा, मैं अब इसमें दो बात आपको बताऊं कि देखिए, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है। उनका कहना ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ली गई हैं, या जो मार्केट में आई हैं, बिकने के लिए आई हैं, या जो बिक गई हैं। लेकिन बाकी और चीजें, प्रोडक्ट बनते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी बनती हैं किसी कंपनी के लिए, वो फिनिश गुड होती है। एक टायर है कंपनी का, एक कंपनी टायर बनाकर बेच रही है, उस कंपनी के लिए तो वो टायर फिनिश गुड है, लेकिन कार कंपनी के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम ये जो डेटा लेते हैं, ये बेसिकली फर्म्स एक रिटर्न भरती हैं, उसके वहां से हम ये डेटा लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि जहां पर जैसे एडवांस कंट्रीज हैं वहां रिटर्न आसानी से भर दिया जाता है, जहां नहीं भरा जाता वहां पर वो सेंसस होता है। ठीक है। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर हर 10 साल बाद सेंसस होता है। एक इंटरमीडिएट सेंसस बीच में हो जाता है, लेकिन जो कंप्लीट सेंसस है वो 10 साल बाद होता है। तो इस पर रिलायबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है। और जो बाकी इंफॉर्मेशन बचती है वो एक्साइज वगैरह से हम ले लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं उनसे हम ले लेते हैं, वहां से हमें एक्साइज है या कस्टम वगैरह है, इनसे हम ले लेते हैं। ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसको मेजर करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इसको मेजर करने में जब किया जाता है तो आदमी डिलेमा में रहता है कि ये कैसे ऐड करें, वो कहाँ ऐड होगा। उसमें कुछ चीजें हैं, उसको और देख लें। देखिए, पहली प्रॉब्लम जनरली जो फेस करते हैं मेजर करने में, वो होती है अनपेड सर्विसेज की। अनपेड सर्विसेज कौन सी होती हैं? हमारी मदर हैं, हमारी सिस्टर हैं, या वाइफ्स हैं, वो घर पे खाना बनाती हैं। अब वो खाने में वैल्यू तो ऐड करती हैं, वैल्यू ऐड करके हमें खाना देती हैं, हम लोग खा लेते हैं। अगर यही काम हम किसी सर्वेंट से कराएं तो हमें सर्वेंट को पे करना होगा ना, लेकिन घर में हम किसी को पे नहीं करते। तो ये अनपेड सर्विसेज है, ये कहाँ ऐड हो रही है? वैल्यू तो ऐड हो रही है ना, कंट्री के अंदर वैल्यू तो ऐड हो रही है हर घर में, लेकिन वो काउंट नहीं हो रही है। ठीक है। क्लीनिंग है, आप अपने घर की क्लीनिंग खुद कीजिए, हाँ मैंने साफ कर लिया, लेकिन आप क्लीनर बुलाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जितना पैसा आपने क्लीनर ने को दिया है, वो पैसे की वैल्यू ऐड आपने भी तो अपने घर में की है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि साहब ये जो अनपेड सर्विसेज हैं ये ऐड नहीं हो पाती हैं। एक होता है इसका क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। कभी कभी वैल्यू दो बार ऐड हो जाती है, यानी एक ही चीज की वैल्यू दो बार ऐड हो जाती है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो होता कैसे है कि अब आप एग्जांपल ले लीजिए स्टील इंडस्ट्री का। स्टील इंडस्ट्री और से स्टील बनाती है, जब उन्होंने स्टील बना के मार्केट में भेजा तो उसकी वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है। अब वो स्टील कार की कंपनी ने खरीदा, कार की कंपनी ने स्टील से कार बनाई और कार बनाकर फिर उन्होंने आगे बेच दी, फिर वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी है स्टॉक एप्रिसिएशन। देखिए, होता ही है, स्टॉक एप्रिशिएट किया जाता है। पिछले साल का जो स्टॉक हमारे यहां होता है, क्लोजिंग होता है, उसमें कुछ बचा होता है, वो इधर ऐड कर दिया जाता है, उससे स्टॉक एप्रिशिएट करता है हमारा। ठीक है। और इस साल के एंड में जिसमें हम काउंट कर रहे हैं, लास्ट का कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो इसमें ऐड नहीं हो पाता, वो अगले साल होता है। ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो एक है ही, आपको अंदाजा होगा। इंटरनेशनल
ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो आपका पैसा जा रहा है आ रहा है। अब कोई चीज आपने यहाँ पर आपने इनकम में उसको लिया, आपने उस खरीद लिया और उसके बाद आपने कोई चीज इंपोर्ट की पेमेंट बाहर कर दिया तो एक्सपेंडिचर मेथड में यह नहीं आएगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक सिस्टम रहता है कि इसमें आपने इनकम में ऐड कर लिया लेकिन दूसरे में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और जाहिर है आप कुछ ले रहे हैं, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया तो बाहर से भी इनकम आ रही है, तो एक थोड़ा सा इसमें डिलेमा रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इनकम मेथड पर बात करते हैं। इनकम मेथड कौन सा होता है? देखिए, इनकम मेथड जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन साइड को लेकर चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड, जब आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन की जितनी वैल्यू है, जो उस वक्त वैल्यू ऐड की गई है, वो वैल्यू सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चली जाती है। रेंट चला जाता है लैंड को, वेज चली जाती है लेबर को, प्रॉफिट चला जाता है एंटरप्रेन्योर को और इंटरेस्ट चला जाता है कैपिटल को, ठीक है। ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम काम करता है जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बाद ये काम करता है। और ये सिस्टम ये क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंट्री इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या हुआ इसके अंदर? इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस भी तो काम कर रही हैं, वो भी तो कमा रही है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो, इंडिविजुअल की हो, किसी की भी हो, वो सबको हमें एक जगह जमा करना है। कब? किसी एक कंट्री की एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ये अच्छा, ये तो हम सिर्फ इनकम ले रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी वैल्यू एडेड ही है खाली। इसके अंदर तो डेप्रिसिएशन ये सब चीज है ही नहीं, ये तो सब निकाल कर ही पेमेंट दिया गया है, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल कर दिया है, ये तो हमारी सिर्फ जो हमने वैल्यू ऐड की है वो है। जब वैल्यू एडेड ही हमें मिल रहा है तो इसमें से कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। किस किस फॉर्म में ये इनकम आती है? अब देखिए, हमने कहा ना सारे सेक्टर्स को जो भी इनकम आ रही, अब चाहे उसके अंदर वेजेस आ रही हो, सैलरीज आ रही हो, रेंट्स हो, रॉयल्टीज हो, इंटरेस्ट रेट हो जो लोन पर पेमेंट किया जाता है, प्रॉफिट हो कंपनीज का, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस हो, फर्म्स हो, फिशरमैन हो, ट्रेडर हो, सबकी इनकम को एक जगह मिला लिया जाता है और वही हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होती है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में फिर बता रहा हूं, वही है जो सिर्फ एडिशन है, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, डेप्रिसिएशन नहीं है। जो हमने ऐड किया बस वही है, हमें वही तो पेमेंट मिलती है। आपने काम किया, जो मैंने लकड़ी के वुड का, आप सोच रहे होंगे बार बार सर उसी का एग्जाम्पल दे देते हैं, समझना उससे आसान हो जाता है। लकड़ी के पीस में आपने 50 रुपीस ही ऐड की, वो आपको मिल गई। ये वही 50 रुपीस सबके जमा करके एक जगह हमने कर ली है सबके, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि सारे एम्प्लॉयज हैं, वो अपना वो टैक्स वगैरह भरते हैं, अपना रिटर्न्स भरते हैं, तो ये आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये सारे डेटा हमें मिल जाता है और उसी से हम इसको काउंट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस कंट्री के अंदर तो बहुत आसान है, सारे लोग रिटर्न भरते हैं, डेटा वहां से लेते हैं, सबकी इनकम मिल जाती है और उससे कर लेते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां ये चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां कुछ लोग टैक्स भरते हैं, कुछ नहीं भरते। अब उसके अंदर आपने देखा होगा टैक्स इवेजन भी होता है, इलीगल मेथड जो होते हैं टैक्स से बचने के लिए, वो भी किए जाते हैं। उन जगहों पर ये मेथड वैलिड नहीं हो पाता, ये काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैंने कैमरा रोक के प्रॉब्लम्स को लिख लिया है। देखिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है पहली मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए एक बड़ी सी फील्ड है, खेत जिसको हम बोलते हैं, खेत है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। अब वो मेरा खेत है, ठीक है, लैंड मेरी है, मैंने ही बीज वगैरह लगाया, कैपिटल मैंने ही लगाया और मेरी ही लेबर है उसमें। अब ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप मेरी सारी इनकम्स को अलग अलग काउंट करें कि मेरा कौन से फैक्टर में कितना है, लेबर का कितना है, कैपिटल का कितना है और लैंड का कितना है। तो जो मिक्स्ड इनकम होती है वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है इनकम मेथड का काम करना।
ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहिए, ट्रांसफर इनकम कहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखिए इसके अंदर हमने कहा ना कि सिर्फ वो इनकम हम ऐड करते हैं जो कि प्रोडक्शन के ऊपर मिलती है, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, उस इनकम को हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन और इनकम होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, कंपनसेशन होता है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स होते हैं, या आप कह लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, पॉकेट मनी हम बच्चों को देते हैं, या आप स्कॉलरशिप से लीजिए जो बच्चों को मिलती है, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं। इसमें हम सिर्फ लेके चलते हैं कि जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। इसलिए यहां थोड़ी सी इसको काउंट करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात क्या है, इंप्यूटेड इनकम या इंप्यूटेड पेमेंट्स कहिए। ये बेसिकली मैं अपने घर में रह रहा हूं तो मैं अपने घर का तो किराया नहीं दे रहा, लेकिन यही घर अगर मैं किसी और को किराए पर दे दूंगा तो वो तो मुझे किराया देगा ना। सपोज कर लीजिए मेरा घर 20,000 रुपए महीना किराए पर उठ सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर खुद रह रहा हूं, तो बेसिकली 20,000 रुपया तो मेरी इनकम में ऐड हो रहा है ना। मैं खुद रह रहा हूं, मैं उसको खुद यूज कर रहा हूं, लेकिन कोई वैल्यू तो है ना उसकी प्रॉपर्टी की। तो ये वैल्यू जाहिर है, मैं अपने मकान में रहता हूं तो मैं ऐड थोड़ी करता हूं, ऐड नहीं होते हैं उसमें, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, देखिए एक पार्क है, गवर्नमेंट एक पार्क बनाती है, अब वो पार्क में सब लोग जाते हैं, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि साहब वही लोग जाएंगे जो टैक्स देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के टैक्स से बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो वो लोग जो उस पार्क को जाकर यूज कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं जानकर, मैं बात कर रहा हूं जो टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, वो अभी टैक्स देंगे ही नहीं, लीगली नहीं देंगे, लेकिन पार्क का तो यूज वो भी कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर उस पार्क पर कोई टिकट होता तो उन्हें कुछ पे करना होता, तो एक पोर्शन बनता उसका, उस पार्क का, है ना। तो यहां पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसके सारे रिवॉर्ड्स नहीं होते, हालांकि इनकम होती है उनकी, लेकिन वो काउंट नहीं की जाती, ठीक है। चलिए आखिरी है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको और देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, ये जैसे मैंने फिगर शुरू में एकदम फिगर बना के समझाया था, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली आपने जो अपनी स्पेंडिंग की है, चाहे वो कंजम्पशन पर की हो या आपने चाहे उसको इन्वेस्टमेंट पर की हो, वो सारी इनकम को जब हम एक जगह जोड़ लेते हैं तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। यानी स्पेंडिंग देखते हैं हम, कंजम्पशन में हो या इन्वेस्टमेंट में हो। तो इसमें बेसिकली हम दो ही एलिमेंट होते हैं जिसको काउंट करते हैं, एक लेते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपके पास जितनी इनकम मिलती है, जितनी सैलरी आपको मिलेगी, जितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें या तो आप कंज्यूम कर लेंगे या इन्वेस्ट कर लेंगे। जो आप सेव करते हैं बैंक में वो भी अल्टीमेटली इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको ये मत सोचिए कि साहब हम तो सेव करते हैं, हम तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप बैंक में रख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब कंजम्पशन के अंदर कौन कौन सी चीज हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सर्विसेज हो, कोई कंपनी खर्च कर रही है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सारे गवर्नमेंट आउटलेज होते हैं, ये सब के सब इसके अंदर ऐड कर लिए जाते हैं कि किस सेक्टर का किसका कितना है, वो सब एक्सपेंडिचर को एक जगह कर लेते हैं हम, और वो एक इनकम बन जाती है हमारी कंजम्पशन की तरफ से, नेशनल इनकम फ्रॉम कंजम्पशन साइड, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये तो सारे एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं जो बेसिकली फिक्स कैपिटल के ऊपर होते हैं, जैसे आपने प्लांट लगाया, बिल्डिंग लगाई, मशीनरी लिया आपने, ये सारे हो जाते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह को नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फाइनल जो आपका पेमेंट है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेकर चलते हैं, इसके अंदर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है। सपोज कर लीजिए आपने एक टायर की वैल्यू लगा दी, कार में जो टायर लगते हैं, बस में, कार में आपने एक टायर की वैल्यू लगा दी पहले, ठीक है। उसके बाद वो टायर
कार वाली कंपनी ने खरीदा और उस कार को बेच दिया, तो जब वो कार को बेचेगा तो इस टायर की वैल्यू उसमें लगी होगी ना, तो यहां डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए यहां जो परचेजिंग है वो सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। और इसके अंदर जो फाइनल असेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसको भी काउंट नहीं करते हैं। जो फाइनल असेट्स हम लोग लेते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट हो रही है एक तरीके से, वो दूसरी तरफ जा रही हैं, उनको ऐड नहीं। हाँ, जो हमारी इंटरनेशनल असेट्स हैं जो हमने दूसरी कंट्री की ले रखी हैं उसकी वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन वो भी नेट, क्योंकि हमारे यहां भी तो किसी ने ले रखी होंगी ना सिक्योरिटीज, तो हमें उसको पे भी करना पड़ेगा। तो जो उसकी नेट वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब वो सिक्योरिटी प्राइवेट ने ली हो, गवर्नमेंट ने ली हो, किसी ने भी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो, वो है। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारा न्यूली क्रिएटेड कैपिटल होता है, जो हमने इसी साल क्रिएट किया कैपिटल, ठीक है, तो लेकिन वो तो एक नया कैपिटल मार्केट में आया ना, उसको हम ऐड करेंगे। जो पुराना रॉ मटेरियल ये सब हमने खरीदा है, जो चल रहा है उसको खरीद के हमने लगाया, उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हमने कोई इसी साल क्रिएट किया है नया, तो वो तो हमारी इकोनॉमी के अंदर आया ही इस साल है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स को और देख लेते हैं। मैं कैमरा रोक के लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाती है, वक्त बच जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली प्रॉब्लम है, एड ओनली सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। एक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें बेसिकली कुछ प्रोडक्ट बिकता है, कुछ रखा रह जाता है, बात के लिए भी नहीं बिक पाता फौरन उस साल में, वो तो वैल्यू उसके अंदर ऐड नहीं की गई है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंसेस तो हुए हैं ना। लेकिन हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कहां बिका जाके, हम उधर उसको देख रहे हैं, उसके जो इनपुट के प्राइस हैं वो लगकर एक जगह रखे हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ जो है वो एक्सपेंडिचर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट बेस पे हम नहीं ले रहे हैं, जो इधर लगा है वो हमने नहीं काउंट किया, सिर्फ मार्केट प्राइस पर है। दूसरी बात है एक्सपेंडिचर, वो सॉरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आपने यहां पर कोई चीज बनाई है और आपने यहीं पर बेच दी तो ठीक है, एक्सपेंसेस लग गए, लेकिन कुछ बनकर बाहर चली गई, आपने बाहर से खरीद ली, तो वो एक्सपेंडिचर तो इसमें नहीं लग रहा ना, वो तो बाहर वाले के एक्सपेंडिचर में लग रहा है, लेकिन वो बनी हमारी कंट्री में। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैं, इस इनकम में से हमने टोटल एक्सपेंडिचर जो किया उसको उठाकर हमने काउंट कर लिया ना, हमने उसके अंदर ये देखा टैक्स कितने हैं, कितने टैक्स पे करने, ना हम सब्सिडीज को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम रह जाती है, हमें इसके अंदर में सब्सिडी को ऐड करना होता है और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको निकालना होता है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैंने यहां कोई चीज प्रोड्यूस की और मैंने उसको बेची, वो एक्सपेंस जितना आया उसको मैंने काउंट कर लिया, लग गया। लेकिन कुछ लोग ने इन्वेस्टमेंट बाहर किया हुआ है, बाहर से आ रही है इनकम, मान ली किसी ने कोई मकान वहां पर एक अपनी बिल्डिंग खरीदी हुई है, वो वहां रहता है, लेकिन उसकी इनकम इधर आ रही है, रेंट उसका इधर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर काउंट नहीं हो पाती हैं, जिससे कि इसके काउंट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन सिस्टम है किसी ना किसी तरह चल ही रहा है। ठीक है, सब लोग कोई प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो और मुझे उम्मीद है ये सब आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने एक पीछे वीडियो में नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं, उसके मैंने मेथड्स बताए थे। उसमें एक टॉपिक रह गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं हम लोग को फेस करनी पड़ती है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को मेजर करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और खास तौर से जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया है, यहां पर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट है, बहुत ज्यादा है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। हालांकि जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां इतनी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम एक एक करके, मैंने कुछ कलेक्ट की हैं, उनमें से एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या होती हैं, क्या टाइटल है और वो है क्या, क्या उनकी मीनिंग है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग सिस्टम। हम लोग ये मेरे ख्याल से ये वाली पहले में भी पढ़ी थी, बहुत कॉमन है, तो पहले इसको कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। नंबर 1,
डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग सिस्टम। मैं खाली डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग लिख रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली हम जो हमारी नेशनल इनकम है वो ओवर एस्टिमेट हो जाती है, और इस ओवर एस्टिमेशन की वजह से हमें लगता है कि हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है, हालांकि इतनी होती नहीं। होता क्या है इसके अंदर, देखिए दो चीज होती है, एक तो होती है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होती है हमारी फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो गुड्स आगे चलकर फाइनल प्रोडक्ट में यूज होती हैं। हम इसको एक लेमैन्स लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरीके से इनपुट है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो जो फर्म इनको बना रही है उनके लिए तो ये फाइनल है, लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं, वो फाइनल गुड्स नहीं होती। तो मान लीजिए अब हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं, तो पहले हमने देखा कि साहब नेशनल इनकम जो है वो हमारी, इसको यहां पहले हम इसमें आए, हमने इसको काउंट कर लिया कि साहब जो इंटरमीडिएट, हम कार और टायर का एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स टायर है, तो हमने जो नेशनल इनकम निकाल के लाए हम वो सपोज कर लीजिए 100 थी, 100 के अंदर हमने टायर की वैल्यू लगाई थी 5, और उसके बाद फाइनल गुड्स कार हो गई, तो टायर 5 का था, उसके बाद ये जो हमारी कार बिकी वो भी हमने इसके अंदर लगा ली, सिर्फ फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि जो टोटल नेशनल इनकम हमारी निकल कर आई है उसमें हमारी सिर्फ इस कार की कंपनी से 25 नेशनल इनकम का पार्ट है, यानी इस टोटल इनकम में सिर्फ इस जी एग्जांपल में ले रहा हूं, थोड़ा सा छोटा लिया है एग्जांपल ताकि आसानी से समझ में आ जाए, 25 काउंटिंग है। लेकिन अब आप देखिए जब यहां पर ये 20 की कार बिक रही है तो इस कार के अंदर इस टायर की वैल्यू इंक्लूड है ना, तो हमने टायर की वैल्यू एक तो यहां अलग से लगा दी, फिर इसके अंदर भी हमने टायर की फिर से लगा दी, तो टायर की वैल्यू 2 बार ऐड हो गई यहां पर। एक तो खाली टायर की लगाई हमने, और उसके बाद जो हमने कार की वैल्यू पूरी की पूरी लगा ली उसके अंदर भी टायर की वैल्यू लगी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम नेशनल इनकम जब काउंट करते हैं तो सिर्फ हम फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डबल काउंटिंग सिस्टम कहते हैं कि रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स 2-2 बार काउंट हो जाती हैं। एक तो वो अपने आप में काउंट हो जाती हैं, फिर जब वो फाइनल प्रोडक्ट में लगती हैं तो वहां भी वो काउंट कर ली जाती हैं। ठीक है, दूसरा है लैक ऑफ रिलायबल डेटा। लैक ऑफ रिलायबल डेटा, डेटा जिस पर हमारी नेशनल इनकम बेस कर रही है अगर वही रिलायबल नहीं है तो फिर नेशनल इनकम तो गलत होगी। होता क्या है कि हम लोग प्राइमरी डेटा लेकर चलते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हम लोग प्राइमरी डेटा पर काम करते हैं। प्राइमरी डेटा जाहिर है हमें जाकर बात करनी होती है, कुछ जगहों पे डायरेक्ट बात करनी होती है, कुछ जगह से हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। होता यह है कि जो पैटी प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे छोटे से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने जो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। उन्हें नहीं पता उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, कितना करीब उन्होंने बनाया, बेचा, खा लिया, जो पैसे लाए सो रॉ मटेरियल लाए, फिर बनाया, बेचा, प्रॉफिट खा लिया, बाकी पैसा लगा दिया। वो नेशनल इनकम में कहीं काउंट ही नहीं हो पाता। और जो हम डेटा वहां से कलेक्ट करते हैं वो डेटा वेग होता है, वो डेटा गलत होता है। जाहिर है इसका एक बहुत बड़ा रीजन इलिटरेसी है। हमारे इंडिया या बहुत ज्यादा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है कि लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से हमें क्या करना है, कितना मेंटेन करना है, कितना इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को, क्या है नहीं पता। दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ लोग जो होते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन पीपल हैं, वो थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं। जब कोई आदमी उनसे डेटा के बारे में पूछने आता है तो शाई हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते, उनको छुपाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा कलेक्टर के पास नहीं पहुंचता। एक रीजन ये भी होता है, और एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि गड़बड़ है, इलीगल है, जिसको आप कहिए कि जो डेटा कलेक्टर है वो जाते ही नहीं है कलेक्ट करने, बस वो 1-2 से करा, उसी पर आइडिया लेके घर बैठकर अपने सारे फॉर्म भर दिए कि साहब इतना था। जाहिर है वो एक फैब्रिकेटेड डेटा होता है, वो डेटा सही नहीं होता। और अब इन सारे डेटा के ऊपर हम जज कर रहे हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जब नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए।
ठीक है। तीसरा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। कुछ सेक्टर नॉन मोनेटाइज, एक बार्टर सिस्टम भी होता है। गांव के अंदर लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट, एक आदमी ने एक सब्जी प्रोड्यूस की, एक आदमी ने गेहूं प्रोड्यूस किया, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जहां बार्टर सिस्टम हो जाता है, वो जाहिर है आपने वहीं पर प्रोड्यूस किया और आपस में एक्सचेंज करके कंज्यूम कर लिया, मार्केट आया ही नहीं, वो पता ही नहीं चला बिका है नहीं बिका, तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ये ज्यादातर होता है। फिर जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट और एक पोर्शन उसका अपने खुद के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, ठीक है, वो मार्केट में नहीं आता, उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा आउटपुट होता है जो बेसिकली मार्केट आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। एक और इसी के अंदर नॉन मोनेटाइज सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका नॉन मार्केट, ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज आप कहिए। एक मां अपने बच्चे की परवरिश करती है, अपने बच्चे की केयर करती है, ठीक है। अगर उस फैमिली ने एक केयर टेकर को एम्प्लॉय किया है तो उसको पेमेंट देना होगा ना, वेज देनी होगी उसको, वो वेज नेशनल इनकम में लगेगी। लेकिन जो मां खुद अपनी कर रही है, बड़ी बहन छोटी बहन की कर रही है, कोई भी रिश्तेदार एक दूसरे का घर में किसी की केयर कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं उसको, तो वो एक तरीके से एक जाहिर है वो एक डेवलपमेंट है, वो एक प्रोडक्शन है, वो एक तरीके का, लेकिन वो मार्केट नहीं आ रहा क्योंकि वो घर ही घर में खुद हो रहा है। इसी तरीके से आप देखिए जो गाड़ियां हमारी पॉल्यूशन छोड़ती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो पॉल्यूशन छोड़ते हैं, उससे दिक्कत होती है ना। किसी की उस पॉल्यूशन से तबीयत खराब हुई, उसने जाके इलाज कराया, उन्होंने पेमेंट किया वहां, लेकिन वो पेमेंट, वो जो एक्सपेंसेस है वो नेशनल इनकम में नहीं आ रहे हैं कि साहब ये वहां पर इतने एक्सपेंसेस इसकी वजह से किए। फिर दूसरी चीज, गवर्नमेंट ग्रीनरी लगाती है बहुत ज्यादा, वो उस सेक्टर में नहीं आ रही। ग्रीनरी लगाई, एक्सपेंसेस हुए हैं, क्यों हुए ये नहीं आ रहा उधर, पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर होते हैं, इनकी वजह से भी हमारी नेशनल इनकम एग्जैक्ट नहीं आती। एक है डिफरेंस इन दी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब हम ये क्लासिफाई करें कि कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन है, कौन सी नहीं है। डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं वर्किंग पॉपुलेशन को WP लिख दिया है, बोल दिया वर्किंग पॉपुलेशन। आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन है जिसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में लगाएं। जैसे फार्मर है, फार्मर अपने टाइम में काम करता है, फसल उगाता है, आप उसकी फसल जाकर बिकती है, जो भी अब वो रख रहा है अपने लिए, जो मार्केट ले जा रहा है वो बिक रही है, उसको आपने नेशनल इनकम में लगा दिया। ये फाइनर जब ऑफ सीजन होता है, जिस टाइम में उसकी ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं चल रही होती हैं, कोई दूसरा काम कर लेता है, कोई अल्टरनेटिव जॉब पर चला जाता है, वो कोई और ऑक्यूपेशन ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे जो किसान है, जब वो उनका काम नहीं चल रहा होता खेतों में, तो वो अपने हॉकर्स लेकर अपने कुछ सब्जी वगैरह बेचने लगते हैं। ढकेल होती है ना, उसके ऊपर अपने फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ रहे हैं, तो ये ऑक्यूपेशन दूसरा हो गया। अब ये इनकम तो हम नहीं लगा रहे वहां पर, ये इनकम तो नहीं जा रही ना, ये तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड, ये तो मार्केट में इनकम नहीं जा रही है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं ये नेशनल इनकम में नहीं आ पाती, ठीक है। एक है इलीगल इनकम, इलीगल इनकम होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज इलीगल होती हैं जिसका पैसा जो है वो लोगों के पास आता है लेकिन यूज नहीं हो पाता। बहुत एक बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे गैम्बलिंग है, ठीक है, उसका पैसा कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता। ड्रग ट्रेड्स वगैरह होती हैं, इसका नहीं आता। ब्राइब्स चलती हैं, कुछ काम कराना है किसी को तो पैसा दीजिए, ये सारा पैसा लेस डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये कोई पैसा आपके रिकॉर्ड में नहीं आता। इससे नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं आती, ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज एक और रीजन है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज। देखिए
हर साल इन्वेंट्री में चेंज आता है, हर फर्म की जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर आता है। मान लीजिए अगर वो चेंज पॉजिटिव है तो आप इन्वेंट्री में ऐड करिए, और अगर वो नेगेटिव है तो आप इन्वेंट्री में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, निकाल लीजिए। होता यह है कि जो नेशनल इनकम के अंदर हम लगाते हैं वो पूरी इन्वेंट्री नहीं होती, उस साल का इन्वेंट्री का जो चेंज होता है वो हम लगाते हैं। पिछले साल 100 थी इन्वेंट्री, इस साल 120 है, तो हम 120 थोड़ी लगाएंगे, वो तो 100 लग चुकी ना पिछली वाली नेशनल इनकम में। अब तो हम 120 माइनस 100 यानी 20 जो चेंज आया ये इस साल की नेशनल इनकम में लगेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग मिस कर देते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैंने डेप लिख दिया डेप्रिसिएशन को। देखिए डेप्रिसिएशन का कोई एक स्टैंडर्ड रेट नहीं है, यानी हम अगर कहें कि एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम जो लगाते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, मशीन टू मशीन। एक स्टैंडर्ड होगा तो हर जगह वो अप्लाई किया जाएगा और उसी तरीके से नेशनल इनकम सही आएगी। होता क्या है, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं रेट कोई दूसरा लगा रहे हैं, कहीं कोई दूसरा लगा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। और जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डेप्रिसिएशन को निकालने में हम लोग अलग अलग फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, अलग अलग तरीके लेते हैं, इससे जो हमारी नेट नेशनल इनकम है वो हमेशा रॉन्ग आती है, ठीक है। इसी तरह से डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होता है, हमें दो चीजों को अलग अलग चीजों में रखना होता है, हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, हम इनकम को या हम अपने इन्वेस्टमेंट को या एक्सपेंसेस को डिफाइन नहीं कर पाते कि क्या हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस है और कौन सा हम इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने एक कार खरीदी अपने लिए, जाहिर है वो मेरे पर्सनल यूज के लिए, लेकिन बड़ी कार है, मैंने सोचा कि लाओ मैं किराए पर भी चला दूं। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह फर्म्स के अंदर बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अब वो कार मैंने अपने लिए ली है, लेकिन कभी कभी मैं उसको किराए पर भी चला देता हूं, कुछ कमाई भी कर लेता हूं। आप डिफाइन नहीं कर पा रहे इनकम कौन सी है, पर्सनल है या ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से चॉइस ऑफ मेथड होता है। चॉइस ऑफ मेथड तो सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने मेथड ही गलत चूज किया है नेशनल इनकम को काउंट करने का, तब तो गड़बड़ होगी, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ठीक है। आखिरी है इसमें चेंजिंग प्राइस लेवल। चेंजिंग प्राइस लेवल। अब देखिए, जब प्राइस लेवल चेंज होता है, इन्फ्लेशन को लेकर चलिए, जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आपको ऐसा लगेगा कि नेशनल इनकम बढ़ रही है ना, क्योंकि आप जो एक्सपेंस होंगे लोगों के वो बढ़ जाएंगे। जहां वो 1 रुपए की चीज खरीद रहे थे अब 1.5 रुपए की खरीदेंगे, तो जो एक्सपेंडिचर मेथड उसमें देखिए आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन रियल में आउटपुट नहीं बढ़ता है, आउटपुट इतना ही होता है, बल्कि और प्राइस बढ़ने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डिमांड कम कर देते हैं तो वो कम भी हो जाता है ना। लेकिन आपको लगता ऐसा है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि आप सही से नेशनल इनकम को काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ मेथड है, मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से लिए हैं, और आप कुछ और जगह पर देखिएगा, आपको थोड़े से और मिल जाएंगे अगर और पढ़ना चाहें। बहरहाल इतने काफी हैं, मैंने खासे टच कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब आपके समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।